अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एक बार फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए सेकंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू, लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज उसको थ्योरेटिकली, लॉजिकली, डिटेल में डिस्कस किया और फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सी लैंग्वेज वर्जन 3 की मदद से उस बेसिक स्ट्रक्चर की वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में हमने की। उसको स्मूथली हमने उस सॉफ्टवेयर को, उस स्टेटमेंट्स को, उस बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे उसी बेसिक स्ट्रक्चर को जिस तरह मिनिमम लाइंस जो हैं वो फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम लिखेंगे। ये मिनिमम लाइंस जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी, हर प्रोग्राम के अंदर ये आप स्टेटमेंट्स डेफिनेटली लिखेंगे। इसकी वर्किंग हमने सॉफ्टवेयर की मदद से की। सॉफ्टवेयर को स्मूथली हमने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। एरर अगर आता है, एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी हमने सॉफ्टवेयर की मदद से सीखा। स्टूडेंट्स, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ये अब से ऑनवर्ड्स ये जितने भी टॉपिक्स होंगे वो अब आपके लॉजिकली ये मैनुअल कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए भी और फिर आपको उसकी वर्किंग जो है वाइट बोर्ड की मदद से मैनुअल भी बताई जाएंगी। तो अब आप लॉजिकली भी उस स्टेटमेंट्स का क्या लॉजिक है, क्या मकसद है, जिस मकसद के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वो भी आपने माइंड में रखना है। और साथ ही साथ मस्ट आपने वह सॉफ्टवेयर टर्बो सी वर्जन 3 का सॉफ्टवेयर जो है उसमें लाजमी उस स्टेटमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इन लेक्चर्स की, इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रीवियस क्लास में कोई, आपने मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अगर आप मैट्रिक में कंप्यूटर के स्टूडेंट थे, आपने वो इन्फॉर्मेशन गेट की थी, तो उसमें अगर आपने कोई वर्किंग कम की थी तो गुजारा हो गया। लेकिन अब ऐसा आपने प्लीज़ नहीं करना। सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर टर्बो सी लाजमी इंस्टॉल करना है और मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए थे और आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी वर्किंग इस सॉफ्टवेयर की मदद से करनी है। अब आज का लेक्चर जो है जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसको मज़ीद जो है लॉजिकली, थ्योरेटिकली देखेंगे और मज़ीद फिर आगे जो है चैप्टर 8 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स जो रह गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग लें और साथ साथ सॉफ्टवेयर की मदद से वर्किंग भी करते रहें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 8 से हमने ये अपने लेक्चर स्टार्ट किए हुए। फर्स्ट 50% में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 8 से 14 चैप्टर्स जो हैं इसके टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम गेटिंग स्टार्टेड विद सी, ये टॉपिक्स हम चैप्टर 8 के डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें कोशिश की जाएगी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में ये कंप्यूटर सब्जेक्ट के हवाले से टॉपिक जो हैं वो डेफिनेटली एक्सरसाइज के भी इम्पोर्टेंट हैं और अगर कोई टॉपिक जो बुक में अवेलेबल है तो वो टॉपिक भी बोर्ड में आ सकता है। अब ये जो हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में पहले इनिशियल लेवल पे जब ये सिलेबस जो है बना, टेक्स्ट बुक बनी, बोर्ड की टेक्स्ट बुक, तो उसमें चैप्टर नंबर 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था। लेकिन अब जो है कुछ सालों से अब चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 कंबाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आइदर चैप्टर नंबर 8 आइदर चैप्टर नंबर 9। और आपको पहले ही बताया हो कि कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस उसके A-B पार्ट नहीं होते, एक क्वेश्चन ही आएगा और नॉर्मली वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन आए, ए पार्ट वो 8 में से आ जाए चैप्टर्स और एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 9 से आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये चैप्टर नंबर 8 इसमें से जो लास्ट ईयर वो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्वेश्चन आया। उसके बाद प्रीवियस फिर ईयर में चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन आया था
तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 में जो सी लैंग्वेज के टॉपिक्स हैं, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड में टॉपिक्स आए हुए हैं। अगर वो ये डायरेक्टली जो है टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, मस्ट आपने इसको स्टडी लर्न करना है। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में थ्योरेटिकल, उसके बाद सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर हमने अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंट किया था। प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाया जाता है उसको सॉफ्टवेयर में बनाया था, उसकी वर्किंग की थी, डिफरेंट एग्जीक्यूशन के स्टेप्स परफॉर्म किए थे। उसके बाद जो है अगर एरर आ जाता है तो एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी वर्किंग हमने की थी। अब इसी में बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही एक हमने स्टेटमेंट लिखी। वो स्टेटमेंट जो है उसका इस टॉपिक से रिलेशन था जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है, इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है? हदायत। प्री का मतलब है पहले, प्रोसेसिंग से पहले की हदायत, यानी प्रोग्राम को जब कंपाइल किया जाएगा तो कंपाइल करने से पहले कुछ हदायत या सेटिंग्स जो की जाएंगी उन हदायत पर अमल किया जाए, सेटिंग्स परफॉर्म की जाएं। उसके बाद ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाया जाए, तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं? ये हमारे पास कमांड्स हैं डेट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर, कि ये कुछ सेटिंग्स हैं, इनिशियल लेवल पे कुछ सेटिंग्स हैं, हदायत हैं। ये प्रोसेसिंग से पहले जब कंपाइल किया जाएगा इन हदायत को लाजमी पूरा किया जाए। दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड प्री प्रोसेसर। ये वो हदायत हैं जिसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस कौन करता है? प्री प्रोसेसर। द प्री प्रोसेसर इज़ द टाइप ऑफ सच प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइलेशन। ये प्री प्रोसेसर जो है वो ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जो आपने जो प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम की जो कोडिंग की होती है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसमें कुछ तब्दीलियां कर देता है बिफोर इट्स कंपाइलेशन। कंपाइल से पहले आपके प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां ये कर देता है। अब कैसे? अभी हम देखेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं स्टार्ट विद दी हैश सिंबल। जो भी डायरेक्टिव्स जो अवेलेबल हैं, जो सेकेंडरी लेवल पे जितना हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, वो जितने भी डायरेक्टिव्स हम यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट जो है ये है सिंबल नंबर साइन से शुरू करेंगे, और उसके बाद कीवर्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दो कीवर्ड्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, एक है इंक्लूड और एक डिफ़ाइन। इसका मतलब है कि या तो हम ये नंबर साइन हैश साइन उसके बाद इंक्लूड लिखेंगे, या हैश साइन नंबर साइन उसके बाद डिफ़ाइन लिखेंगे। तो हमारी स्टेटमेंट ऐसी ही होगी, नंबर साइन इंक्लूड या हैश सिंबल इंक्लूड या नंबर साइन हैश सिंबल डिफाइन, इस तरह लिखेंगे। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में आप ये लिखेंगे। पहली लाइन जो है उसके अंदर आप यही लिखें, पहली लाइन में यही लिखा जाएगा, या नंबर साइन डिफाइन या नंबर साइन इंक्लूड। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। और ये भी आप स्टूडेंट जो भी हम किसी भी इन्वायरमेंट में जब वर्किंग करते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट हो जाए, मैनुअल हो जाए, कंप्यूटराइज हो जाए, कॉलेज एकेडमी की बात की जाए तो कॉलेज एकेडमी में जब आपको एडमिशन मिलता है तो कुछ रूल्स होते हैं। जब एडमिशन लेते हैं तो आप वो सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, और आप कहते हैं कि इस रूल्स के मुताबिक या मज़ीद जो रूल्स बनाए जाएंगे मैं उसको फॉलो करूँगा। ये किस्म का आप बयान सा देते हैं, आप साइन करते हैं। तो अब जो है, अब ये सी लैंग्वेज जो है ये भी तो एक एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट के अंदर, अब क्योंकि ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, प्रोग्राम टाइप किया जाएगा।
तो वो भी कुछ रूल्स को ज़हन में रखते हुए, रूल्स को ओबे करते हुए ही प्रोग्राम लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो फिर ही वो अंडरस्टैंडेबल होगा और फिर आपकी आगे वर्किंग की जाएगी। अगर आप रूल नहीं फॉलो करेंगे तो अब नॉर्मली कॉलेज अकेडमी में अगर कोई रूल अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको ये कॉलेज की सर्विस, अकेडमी की सर्विस जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको प्रॉब्लम आएगा और आपको डेफिनेटली ओबे करना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्विस जो है उसके साथ जो है वो आप लिंक नहीं हो सकते, सिस्टम के साथ लिंक नहीं हो सकते। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसके एंड पे जो है वो सेमीकोलन जो है वो आप नहीं लगाएंगे। अब द टू मेन टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेस, दो टाइप ऑफ मेन प्रोसेसर जो हैं वो क्या हैं जी, एक है नंबर साइन इंक्लूड और एक है नंबर साइन डिफाइन। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। हम नंबर साइन इंक्लूड जो है वो कर चुके हुए हैं, इसको हम वर्किंग भी कर चुके हैं और इसको हम अभी डिस्कस दोबारा करते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव tells the compiler where to find the meanings of standard identifiers। अब ये इंक्लूड डायरेक्टिव देखें, इंक्लूड का मतलब क्या है, शामिल करना, शामिल करना इसका। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया, सी प्रोग्राम को। अब देखिए हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने में सबसे ऊपर आपने इंक्लूड लिख दिया। अब आप क्या कह रहे हैं कि कंपाइलिंग से पहले इंक्लूड कर दो। इंक्लूड किसको करना है, प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को इंक्लूड करेंगे ना। अब स्टेटमेंट जो है वो किसी वर्किंग को ही शामिल करेगी ना, उस वर्किंग को ही आपके प्रोग्राम का पार्ट बनाएगी। तो इंक्लूड का मतलब क्या, शामिल कर लो। अब शामिल क्या करो, कोई वर्किंग को, फीचर्स को शामिल करना है ना। तो अब ये जो है ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये कंपाइलर को क्या बताता है कि जो आपने जो कुछ कमांड्स लिखी हैं, आइडेंटिफायर्स जो कमांड्स लिखी हैं वो किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं। जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ तो हमने बेसिक यूज़ किया था ना। तो प्रिंट एफ का मतलब क्या है, प्रिंट करना। इनिशियल लेवल चैप्टर 10 में डिटेल में डिस्कस होगा प्रिंट करना। अब प्रिंट करना तो ये एक कमांड है, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये जो प्रिंट एफ जो है असल में चैप्टर 9 के स्टार्ट में आएगा, आइडेंटिफायर जो शनाख्त करता है कोई ऐसा वर्ड जो किसी की शनाख्त में हेल्पफुल होता है। जिस तरह हमारा नाम है वो क्या किसी स्टूडेंट को रिकग्नाइज कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये प्रिंट एफ भी एक आइडेंटिफायर है, लेकिन आइडेंटिफाई कर रहा है फंक्शन को। अब ये फंक्शन ये काम है क्या, ये करता क्या है। तो जब हम इस फाइल को ये इंक्लूड के ज़रिए हम जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये प्रिंट एफ है क्या, ये काम क्या करता है। तो टेक्निकली हमें पता है कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है, तो ये क्या काम करता है और साथ ही साथ इसके फिर रूल्स भी मैच हो जाएंगे। क्योंकि अब ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे एक वर्ड अभी टॉपिक और है, तो इंक्लूड का मतलब है इससे पता चल जाता है कि प्रिंट एफ है क्या और इसको चलाने के लिए हमने जो है वो क्या रूल्स जो बताए गए हैं कि स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, इस तरह लिखेंगे तो वो वर्किंग करेगा। तो रूल्स की भी मैचिंग होती है। तो इसका मतलब है प्रिंट एफ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर है, तो हमें पहले बताना पड़ता है कि प्रिंट एफ हम देखें, हम नहीं बता रहे एज ए प्रोग्रामर, बल्कि हमने एक फ़ाइल इंक्लूड कर दी है और फाइल को जब रीड किया जाएगा तो कंपाइलर को खुद ही पता चल जाएगा प्रिंट एफ क्या है। तो फिर अब वो मैचिंग करने के बाद अगर उसी मैचिंग के अकॉर्डिंगली आपने स्टेटमेंट लिखी है जो आपको कहा गया है प्रिंट एफ के लिए, कि प्रिंट एफ के लिए क्या करना है, प्रिंट करना है ना, तो आप बताएंगे कि प्रिंट क्या करना है। तो वो अगर आपने प्रोवाइड किया है, रूल्स के तहत ही स्टेटमेंट आपने लिखी है, तो फिर जो है इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। The include preprocessor directives enable a program to access a library function। अब इसकी मदद से ये printf क्या है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम है पहले से बना है, आपने भी बनाया ना, पहले से बना हुआ। पहले तो हम यूज़ करते हैं सिस्टम को और फिर सिस्टम को यूज़ करके अपनी वर्किंग को बढ़ाते हैं। पहले तो हम यूज़र ही होंगे ना, पहले मुझे पता तो चले कि सी लैंग्वेज का ये सॉफ्टवेयर चलाया कैसे जाता है। कुछ सिंपल स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा, फिर मैं स्टेटमेंट बढ़ाता जाऊँगा। हमने बात क्या करते रहे कि फ़ीचर जो हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करते हुए एनवायरनमेंट को यूज़ किया जाता है। मेरी रिक्वायरमेंट पहले थोड़ी होगी ना, पहले तो मैं उसके साथ अटैच हो रहा हूँ, बेसिक वर्किंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं उसके मिडल लेवल वर्किंग फीचर्स गेट करूँगा, फिर एडवांस लेवल। तो इस तरीके से
यहाँ पे जो पहले बने बनाए फंक्शन जो अवेलेबल हैं, जो फंक्शनैलिटी, जो काम, जो फीचर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, पहले तो मैं उसको यूज़ करूँगा ना। उसके बाद जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो फिर मैं इस स्टेटमेंट की मदद से अपनी कोई वर्किंग कर सकूँगा, बना सकूँगा। कैलकुलेटर के जो बटन्स हैं वो तो अवेलेबल ही अवेलेबल है ना, लेकिन आप कैलकुलेटर को यूज़ करके अगर आपको मैथ के कॉम्प्लेक्स को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पेपर को यूज़ करके, कैलकुलेटर को यूज़ करके वैल्यूज़ पेपर पे पुट कर करके इक्वेशंस में प्लेस कर करके आप अपने क्वेश्चन के स्टेप्स जो हैं परफॉर्म करते रहते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आप पेपर पे जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कैलकुलेटर की जो फंक्शन की जो अवेलेबिलिटी है उसको यूज़ करके अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेटर नहीं करेंगे यूज़, इसका मतलब है पेपर पे स्टेप्स तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन अब उस स्टेप्स में जो कैलकुलेशन आपने की है कैलकुलेटर को यूज़ करके आपको खुद करनी पड़ेगी। एक पेपर होगा जहाँ पे स्टेप्स लिखे रहे होंगे और एक कोई और हमारे रफ कॉपी होगी जहाँ पे वो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ऐड करना है तो पहले वहाँ पे ऐड करेंगे, डिवाइड का प्रोसेस करेंगे किसी और रफ वर्क में, उसका जो आंसर आएगा वो जो पेपर वर्क जो कर रहे हैं स्टेप्स उसमें पुट करते जाएंगे। इस तरह वर्किंग करेंगे ना। अगर हम मैथ की बात करते हैं तो इसमें जब सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट हम यूज़ करेंगे तो जो बने बनाए जो पहले से फंक्शन फीचर्स अवेलेबल हैं पहले हम उनको यूज़ करेंगे ना। उनको यूज़ करके फिर हम अपने प्रोग्राम बनाते जाएंगे। पहले मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हमारे प्रोग्रामिंग की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब ये दी इंक्लूड प्रीप्रोसेस्ड enables a program to access a library function. These meanings are described in different header files. ये टॉपिक अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। हेडर फाइल, हेडर स्टूडेंट आपको पता है कि आप जो लिखते हैं हेडर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर। अब ये जो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं जो प्रोग्राम लिखेंगे इसमें सबसे ऊपर सबसे पहले यही लिखेंगे। तो जो फाइलों के नाम आप इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूड की बात कर रहा हूँ, तो वो फाइल जो है जो आप कहेंगे कि शामिल कर लो कंपाइलिंग से पहले, उस फाइल को हेडर फाइल कहा जाता है। जो आप कहते हैं कि जी कंपाइलिंग से पहले ये फाइल, और टेक्निकली ये हेडर फाइल है जो आपने सबसे ऊपर लाइन में लिखी हुई इसका नाम, तो उसको शामिल करो। जैसे stdio.h ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर में यूज़ कर लिया था। printf के लिए हमें ये नंबर साइन इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ता है। ये जो CONIO ये हम जो आगे जब अपने प्रोग्राम्स को बढ़ाएंगे, स्टेटमेंट को बढ़ाएंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये लिखेंगे। अब ये माइंड में रख लें कि ये नहीं कि ये हेडर फाइल्स हमें एक स्टेटमेंट है तो एक लिखनी पड़ रही है, दो तो दो लिखेंगे, तीन है तो तीन लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी फाइल्स हैं, इसमें रूल्स जो हैं वो एक फंक्शन एक आइडेंटिफायर से रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा फंक्शन आइडेंटिफायर से रिलेटेड रूल्स पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये माइंड में ये क्वेश्चन ना आए कि जी एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो एक हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे दूसरी लिखेंगे, कोई और नाम, फिर तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई और लिखेंगे, 10 स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका मतलब है 10 टाइम्स हमें इंक्लूड लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे एनवायरनमेंट में सी लैंग्वेज के जो सिलेबस है इसमें आप ये एक, दो या एक और जो है बस 3 मैक्सिमम लिखेंगे। कभी एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, ये दो की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो एक सिर्फ आपको जब जरूरत पड़ेगी लिखेंगे, बस मैक्सिमम ये होगा। इंक्लूड प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरी इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन दी प्रोग्राम। अब उसमें हमारे पास सिंटेक्स इसका क्या है जो हम लास्ट बेसिक स्ट्रक्चर में कर चुके हुए, नंबर साइन, हैश साइन, इंक्लूड और फिर ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल का नाम लिखेंगे जिसकी ज़रूरत होगी। यानी आप जो फंक्शन जो आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रूल्स जिस हेडर फाइल में मौजूद हैं जो आपको रिक्वायर है, तो ये एंगल ब्रैकेट में उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। सिंटेक्स का मतलब क्या है, रूल। तो सी लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में सिंटेक्स भी रिक्वायर किया जाता है। तो ये सिंटेक्स का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट है वो कैसे लिखी जाएगी, लिखने का स्टाइल क्या है, उसको कहते हैं सिंटेक्स और रूल। अब इसका मतलब है जब ये आपने लिखना है नंबर साइन इंक्लूड, तो ये नंबर साइन ये ऐसा लिखना ही लिखना है, इंक्लूड का वर्ड लिखना ही लिखना है, फिर एंगल ब्रैकेट ये लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद ये अंदर बदलेगा। अब आपने ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल यानी STANDARD ये नहीं लिखना है, ये स्पेलिंग नहीं लिखना है, इसकी जगह किसी हेडर फाइल का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल हमने कर ली, इंक्लूड नंबर साइन हैश इंक्लूड
अब ये एंगल ब्रैकेट वही रहे और आपने ये एक एग्जांपल stdio.h लिखा। इसका मतलब है कि सिंटैक्स में हैश वैसे ही रहा, इंक्लूड वैसे ही रहा, एंगल ब्रैकेट वैसे ही रहे और बीच में आपने हेडर फाइल की जगह हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब नंबर साइन इंडिकेट दैट इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर कंपाइलर, कि नंबर साइन का मतलब है कि जब नंबर साइन से जब कोई भी हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन तो वो कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। STDIO स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब है इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी आप काम फंक्शंस यूज़ करना चाहेंगे उसके लिए आपको टॉप पे यही इस तरह ही हैश इंक्लूड STDIO लिखना ही पड़ेगा। दिस हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ये मुख्तलिफ फंक्शंस जो हम यूज़ करते रहेंगे अपने सिलेबस के हवाले से, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होंगे, तो उसकी डेफिनेशन, उसके रूल्स जो हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर ही मौजूद होंगे। जैसे प्रिंट ऐप जो हम यूज़ कर चुके हुए हैं, ये स्कैन एफ ये भी एक फंक्शन है, आइडेंटिफायर है, स्कैन एफ आइडेंटिफायर है जो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी आपको यही लिखना पड़ेगा STDIO, यानी एक प्रोग्राम जिसमें प्रिंट ऐप इस्तेमाल किया है, स्कैन एफ भी इस्तेमाल किया है, तो उसमें एक ही दफ़ा ये लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रिंट ऐप के लिए इंक्लूड STDIO.h लिखेंगे, स्कैन एफ के लिए फिर दोबारा इंक्लूड, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जो डेफिनेशन या सिंटैक्स सेम हेडर फाइल में है तो एक ही दफ़ा लिखना है। द वर्ड इंक्लूड इन्फॉर्म सी कंपाइलर टू इंक्लूड द डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन, कि ये फंक्शन है क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंटैक्स जो है अवेलेबल इन STDIO इन द सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड ये हमने कर दिया, ये math.h, ये मैंने आपको कहा था 2 या 3 मैक्सिमम हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे, इनके नाम एक STDIO.h कर लिया, फिर हमने CONIO कंसोल इनपुट आउटपुट, और ये तीसरी ये हमें बस होगी ज़रूरत, इंशाल्लाह ताला इसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं होगी। अब math.h का क्या लॉजिक है? math.h हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर आपको कोई रिक्वायर हैं, यूज़ करने हैं, तो फिर आप ये math.h इंक्लूड के साथ लिखेंगे। जैसे SQRT, ये स्पेलिंग ऐसे ही हैं, SQRT स्क्वायर रूट के लिए। अब ये रूल है कि स्क्वायर रूट के लिए SQRT ही लिखना है, और ये पावर के लिए POW पावर। तो अगर आप इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, तो आपको ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइनों पे ये लिखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि जी अगर हमें ये STDIO.h भी चाहिए, math.h भी चाहिए, तो कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। कोई भी आप ये पहले और बाद में लिख सकते हैं, बस प्रोग्राम मेन से पहले ही लिखेंगे। द वर्ड इंक्लूड इन्फॉर्म्स सी कंपाइलर टू इंक्लूड द डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन math.h इन द सी प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग। उसके बाद हमारे पास दूसरा है नंबर साइन डिफाइन पी प्रोसेसर। अब ये लॉजिकली हम डिस्कस करेंगे और इसकी जो वर्किंग सॉफ्टवेयर की मदद से इंशाल्लाह ताला ये तो टॉपिक्स हमारे हो जाएं, तो दोबारा फिर मैं आपको ये जितने भी हमने इस चैप्टर में जितनी पढ़ी होंगी स्टेटमेंट, दोबारा सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में दोबारा आपको करके बताऊंगा। फिर मुख्तलिफ एरर जो हैं वो हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा। आप ये डिफ़ाइन पी प्रोसेसर, इसको लॉजिकली थ्योरेटिकली देख रहे हैं, और फिर जो है ये टॉपिक एक दो करने के बाद इसकी वर्किंग आपको मैं इस सॉफ्टवेयर वर्जन 3 में करके भी बताऊंगा। अब डिफ़ाइन डायरेक्टिव ये क्या है? ये भी वैसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसका मतलब है स्टार्ट किससे होगा? वो नंबर साइन हैश साइन से। उसके बाद आप नंबर साइन हैश के बाद, नंबर साइन के बाद डिफ़ाइन का वर्ड लिखेंगे। अब ये किस लिए होता है? अगर आप कोई कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, और कांस्टेंट क्या है आपको मैथ के हवाले से पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को आप यूज़ तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई कांस्टेंट्स डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये डिफ़ाइन पी प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? तो ये एक दो लेक्चर्स थ्योरेटिकल के बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला करके बताऊंगा। द डिफाइन डायरेक्टरी इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट और कांस्टेंट मैक्रो। इट स्टार्ट विद द सिंबल हैश साइन। कांस्टेंट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं पे भी जो कांस्टेंट आपने बना ली है तो आप उसको यूज़ करें। कांस्टेंट मैक्रो ये भी एक आइडेंटिफायर है
जो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ असाइंड ए पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन। ये वर्किंग में जब बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको इसकी वर्किंग बता दूंगा कि जहाँ जहाँ ये कांस्टेंट आप यूज़ करेंगे तो ये कंपाइलिंग से पहले उस कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का कोई नाम होगा ना, तो उस नाम की जगह वो वैल्यू कंपाइलिंग से पहले उस नाम की जगह सोर्स प्रोग्राम में रिप्लेस कर देगा। मैं भी आपको बताता हूँ और फिर 1-2 लेक्चर्स के बाद ये वर्किंग भी करके बता दूंगा। वैल्यू जो है आइडेंटिफायर कांस्टेंट की, वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। सिंटेक्स क्या है डिफाइन डायरेक्टिव का, वही डिफाइन और फिर आइडेंटिफायर जो नाम लिखेंगे कांस्टेंट का और फिर जो आगे कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन वो आप लिखेंगे। जैसे अब नंबर साइन इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव हमें पता है। उसके बाद आप क्या डायरेक्टिव बता रहे हैं, वो डिफाइन बता रहे हैं, वो आपने लिखना है। यूज टू डिफाइंड ए कांस्टेंट मैक्रो, कांस्टेंट के लिए। फिर आइडेंटिफायर, जिस तरीके से प्रिंट एफ जो है एक नाम है ना, आइडेंटिफाई के तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइडेंटिफाई किसको कर रहा है, फंक्शन को। अब ये भी जो नाम यहाँ लिखेंगे, अभी ये सिंटेक्स डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफायर यहाँ नाम लिखेंगे, आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफाई किसको करेगा, कांस्टेंट को। इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कांस्टेंट मैक्रो। उसके बाद एक्सप्रेशन, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, नॉर्मली सिलेबस में हम यही करेंगे, जो आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग मैसेज कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, या कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का भी जो इक्वेशन है उसका भी तो कोई एक वैल्यू में ही आंसर आता है ना। तो लेकिन हमारे सिलेबस में हम ये कांस्टेंट जो है उसको लिखने के लिए, बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज़ करने के लिए ये हम नंबर साइन डिफाइंड डायरेक्टिव जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। प्री प्रोसेसर क्या करता है डायरेक्टिव, रिप्लेसेस ऑल अकरेंसेस ऑफ द आइडेंटिफायर। आपके प्रोग्राम में जहाँ जहाँ वो कांस्टेंट का नाम इस्तेमाल किया जाता है वहाँ वहाँ कंपाइलिंग से पहले उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता है। कांस्टेंट का नाम होगा ना तो उसकी वैल्यू भी होगी। तो जो कांस्टेंट का नाम अपने प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी लिखा होगा, कंपाइलिंग से पहले उस नाम की जगह, तो स्टूडेंट ये आपको प्रोग्राम जो है वो तो वैसे ही रहेगा। वो प्रोग्राम, ये नहीं कि प्रोग्राम जो लिखा हुआ है तो आपको स्क्रीन पर जो प्रोग्राम है वो चेंज होकर नज़र आ रहा होगा। लेकिन कंपाइलर के लिए जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो जो चेंज प्रोग्राम जो उसने बैकग्राउंड में कर चुका हुआ है उसको कन्वर्ट करेगा। प्रोग्राम वही रहेगा जो हमें नज़र आ रहा है जो टाइप किया, यानी वो नहीं बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, हम जब करते हैं और हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, 0-1 का कम्बिनेशन है। तो प्रोसेसर तक बात क्या पहुंचती है, 0-1। अब हमें हमारा तो जो एनवायरनमेंट है वो तो वैसे ही रहता है, हमें स्क्रीन पर 0-1 तो नहीं नजर आना शुरू होता। वो तो प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए उसको 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से जो हम कांस्टेंट का नाम यूज़ करेंगे तो जो कंपाइलर तक जो प्रोग्राम पहुंचेगा वो कांस्टेंट के नाम को उसकी कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेंज किया जाएगा, फिर कंपाइलर तक वो प्रोग्राम पहुंचेगा। स्क्रीन पर जो है वो वही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के बाद भी तो प्रोसेसर तक क्या बात पहुंचती है 0-1 में। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टाइपिंग की वहाँ पे स्क्रीन पर हमें 0-1 नज़र आता है, वो तो वही रहता है, लेकिन प्रोसेसर तक वो 0-1 की फॉर्म में पहुँचता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे, नाम यूज़ करेंगे, कंपाइलर तक जब पहुँचेगा तो वो नाम नहीं होगा बल्कि उसकी वैल्यू पहुँचेगी, और उसको वैल्यू को जो फिर जो आप जिस तरह कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर लिया जाएगा। और नॉर्मली ये जो आइडेंटिफायर है, ये जो नाम है कांस्टेंट का, ये कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस। कन्वेंशनली का मतलब क्या है कि ये एक स्टाइल है जो आप जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आते हैं तो कांस्टेंट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कंपाइलर को फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल में लिखेंगे कंपाइल कर लेगा। लेकिन जब आपको कहा हुआ है कि आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको लिंक किया जाता है, डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो हैं, डिफरेंट जो लिंकर जो हैं वो आपके प्रोग्राम्स को लिंक करते हैं। आपके प्रोग्राम को किसी और जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, आपके प्रोग्राम को उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए एक ये टेक्निक्स, मेथड्स, कन्वेंशंस यानी एक स्टाइल यूज़ किया जाता है, जो एक स्टाइल बन गया हुआ है, एरर उस कंपाइलर की तरफ से नहीं आता। तो जब कांस्टेंट हम जब उसका नाम लिखेंगे तो लाजमी उसको अपर केस में लिखेंगे, एरर नहीं आएगा, स्मॉल में लिखेंगे, कंपाइलर कंपाइल कर लेगा, लेकिन
एक स्टाइल है। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हाउसेस में जब अगर आप कांस्टेंट बनाएंगे, उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, तो ज़ाहिर है वो आपको इंटीमेट करेंगे कि आप लाजमी इसको चेंज करें। तो ये अपर केस में लिखा जाता है इसका नाम। एग्जाम्पल कैसे, अब नंबर से डिफाइन तो करना ही करना है। पी आई जो है ये आइडेंटिफायर है, पी आई देखें कैपिटल में पाई, और इसके आगे इसकी वैल्यू लिख दी, सेमीकोलन आता नहीं है। और जिस तरह यहाँ पे ये भी स्टूडेंट माइंड में रख लें कि इधर इक्वल टू नहीं आएगा, ये कांस्टेंट बनाया आपने, कांस्टेंट का नाम क्या है, पी आई, और इसकी वैल्यू क्या है 3.14159। तो अपने प्रोग्राम में जो हम मेन में लिखते हैं उसमें जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखेंगे, उधर जहाँ जहाँ भी पी आई लिखेंगे, आगे वर्किंग में, प्रोसेसिंग में, मैं सी लैंग्वेज का जो वर्जन है उसकी मदद से आपको ये करके भी बताऊंगा। तो उसमें जहाँ जहाँ पी आई लिखा होगा उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और कंपाइलर को ये वैल्यू रिप्लेस करके पहुँचेगी और फिर उसको वो कंपाइल करेगा। ठीक है, तो इसको माइंड में रखें। सेमीकोलन इसमें नहीं आता एंड पे, और इक्वल टू भी यहाँ नहीं लगता। तो ये था हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। अब डिफाइन डायरेक्टिव में इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट में इट स्टार्ट विद अ सिंबल। द कांस्टेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल करें। ए कांस्टेंट मैक्रो इज एन आइडेंटिफायर which is assigned a particular constant value. The value of identifier remains constant during execution of program. ये जो बात जो है ये दोबारा हमारे पास ये आ चुकी है, अब हम जो डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद जो है वो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है ये हेडर फाइल्स, ये इसका कोई डिफरेंस है, हेडर फाइल किसे कहते हैं, और फिर इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। हेडर फाइल जो है अभी आपने इंक्लूड प्रोसेसर में एंगल ब्रैकेट में हेडर फाइल लिखा था, तो हेडर फाइल किसे कहते हैं ये हम देख रहे हैं। हेडर फाइल जो है ये प्रोग्राम के टॉप पे ही लिखेंगे। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है, कंटेन डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और प्री डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस, पहले से बने हुए फंक्शंस की उसकी डेफिनेशन के ये फंक्शन है क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हेडर फाइल के अंदर लिखा होता है। अब ये जो फंक्शन जो है ये फंक्शन प्रोग्राम जो है ये किधर है, ये हेडर फाइल में नहीं है, ये लाइब्रेरी फाइल में है। लेकिन वो फंक्शन है क्या, फंक्शन जो है वो कितने पैरामीटर डिमांड कर रहा है। जिस तरह अंडर रूट की हमने बात की थी, अंडर रूट के लिए कितने पैरामीटर वैल्यू देनी, एक ही। तो इस तरीके से जो इसके बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन कितने पैरामीटर्स डिमांड कर रहा है, हर पैरामीटर का डाटा टाइप क्या होगी, फंक्शन जवाब क्या देगा, उसकी टाइप क्या होगी, ये सारी बातें लिखी होती हैं। इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें उस फंक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये है कि आइडेंटिफायर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आइडेंटिफायर है कांस्टेंट को, ये डिफरेंट जो है चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। बाकी मैं स्टूडेंट फिर आपको बता रहा हूँ कि फंक्शंस जो हैं ये प्रोग्राम है जो पहले से बने बनाए हैं, ये हेडर फाइल में नहीं, ये लाइब्रेरी फाइल्स में होते हैं। ईच हेडर फाइल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल क्या होती है, .h एक्सटेंशन होगी। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स में क्या फ़र्क होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो कमांड्स हैं that give instruction to C preprocessor. They are used to include files in C source program. C का जो आपने प्रोग्राम लिखा है, सोर्स प्रोग्राम लिखा है, फाइल लिखी, प्रोग्राम लिखा है, उसमें फ़ाइलों को इंक्लूड करने के लिए या कांस्टेंट बनाने के लिए आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और हेडर फाइल्स क्या है, हेडर फाइल जो है वो कलेक्शन है डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस के जो पहले से मौजूद हैं टू परफॉर्म डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए जो फंक्शंस यूज़ करेंगे, तो वो उसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है, फंक्शन है क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन जिस फाइल में मौजूद होती है उसको हेडर फाइल्स कहा जाता है। जो आप फंक्शंस अपने सोर्स फाइल्स में या प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं, तो हेडर फाइल्स मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शंस का मजमूआ है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो सी प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर वो कमांड्स हैं, और जो हेडर फाइल जो हैं उसमें डिफरेंट अवेलेबल फंक्शंस की डेफिनीशंस मौजूद हैं कि ये फंक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वर्किंग है, क्या रूल्स हैं, जो आप सी सोर्स फाइल में लिखते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड इज़ यूज टू ऐड अ हेडर फाइल। ये अब ये जो हम ये प्रीवियस बात हम कर चुके हैं कि अब ये एंगल ब्रैकेट में ही आप लिखते हैं, ये हम पहले हमारा आ चुका है। अब अगला टॉपिक जो है ये हम इसको जस्ट ब्रीफली देखते हैं। अब अगला टॉपिक जो है स्टूडेंट यहीं से अपना लेक्चर जो है इसको हम अगले टॉपिक में कर लेंगे कंटिन्यू। अब आज का जो लेक्चर जो है इसी पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे उसको हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, और हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स उसकी हमने थ्योरी देखी कि नॉर्मली ये नंबर साइन से हैश साइन से शुरू करते हैं, और ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये प्री प्रोसेसर के लिए कंपाइलिंग से पहले की कुछ हदायत होती हैं कि कंपाइलिंग से पहले इन हदायत पे अमल किया जाए, कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस की जाएं, आपके सोर्स प्रोग्राम में कुछ चेंजेस की जाएं, वो चेंजेस करके फिर इसको कन्वर्ट करना शुरू किया जाए। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो दो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, एक नंबर साइन जो है इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है, और एक है डिफाइन। इंक्लूड जो है वो किसी भी हेडर फाइल को, जो हेडर फाइल जो है मुख्तलिफ फंक्शंस की डेफिनेशन उसमें अवेलेबल होती है, वो फाइल को शामिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इंक्लूड हेडर फाइल को शामिल करने के लिए ही डायरेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं होता, और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशंस उसका सिंटैक्स लिखा होता है, और आपको ये कहा है कि फंक्शंस प्रोग्राम जो हैं वो लाइब्रेरी फाइल में ही होते हैं। दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमने डिफ़ाइन डिस्कस किया। डिफ़ाइन जो है कांस्टेंट बनाने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये भी प्री प्रोसेसर के लिए कि जी कंपाइल करने से पहले ये कांस्टेंट ये इस सोर्स प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं, तो और इसकी ये वैल्यू है, तो पहले इसकी वैल्यू जो है उस कांस्टेंट की जगह इस मॉडिफाई करके सोर्स फाइल के अंदर कंपाइलर के लिए शामिल कर दी जाए, तो फिर इसको कन्वर्ट किया जाए। और ये फिर हमने ये डिस्कस किया। फिर हेडर फाइल जो है जो मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, उसकी जो इंफॉर्मेशन जो है हेडर फाइल में मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक्सटेंशन .h होती है, और ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। नेम ऑफ द फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स आफ्टर इंक्लूड फॉर एग्जांपल stdr। फिर इसका डिफरेंस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स का डिफरेंस जो है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स हैं, और ये इस्तेमाल की जाती हैं इंक्लूड करने के लिए सोर्स फाइल को, सोर्स फाइल के साथ शामिल करने के लिए या कांस्टेंट बनाने के लिए। और हेडर फाइल जो है असल में वो डिफरेंट जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो काम क्या करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये बताने के लिए, इसको मैच करने के लिए जो आपने फंक्शन सी के सोर्स प्रोग्राम में इस्तेमाल किए हैं उसके लिए हमें हेडर फाइल लिखनी पड़ती है। फिर मैचिंग करके अगर आपने फंक्शन उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली मैच करके उसको ओबे करते हुए लिखा है, तो फिर वो उसकी जो प्रोग्राम जो लाइब्रेरी फाइल में अवेलेबल है उसको फिर लिंक कर लेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको ये कहता जा रहा हूँ कि ये जो सी लैंग्वेज की वर्किंग जो है, ये थ्योरी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसकी दोनों चीज़ें हमें ज़रूरत है। थ्योरी भी ज़रूरत है और इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ज़रूरी है। जब थ्योरेटिकल टॉपिक आए तो उस पर आप तवज्जो करें, और जो मैं साथ साथ जो है इसको प्रैक्टिकली करवाता भी जाऊँगा। तो हमारा ये अगला लेक्चर जो है फिर डिबगिंग फ़ीचर्स हैं, कोई टॉपिक है वो कर लें थ्योरी। उसके बाद फिर मैं जितना चैप्टर 8 में जितना पढ़ा है मैं दोबारा आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से परफॉर्म करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। एरर्स होंगे, एरर खुद से क्रिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।